एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम ME 208 सब्जेक्ट के अंदर थर्मोडायनेमिक बेसिक कंसेप्ट्स के पार्ट 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस पार्ट में हम आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट और वेरियस कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ के द्वारा हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़, कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको सिस्टम की पता है तो आप सिस्टम की स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो दो प्रॉपर्टी जो आपको मालूम होंगी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए उनकी कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम करेंगी। सपोज़ कीजिए आपके पास ये कोई सिस्टम है। अब इसकी दो प्रॉपर्टी है, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, इस पीवी प्लॉट पर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं सिस्टम की वेरियस स्टेट का। तो अभी मान लीजिए सिस्टम यहाँ स्टेट 1 पे है, तो ये स्टेट 1 आप कब लोकेट कर पाएंगे? जब आपको सिस्टम का वॉल्यूम पता हो V1 और सिस्टम का प्रेशर पता हो P1, तभी तो आप ये सिस्टम की स्टेट इसको डिफाइन कर पाएंगे कि सिस्टम अभी इस वक्त यहाँ पे। अब मान लीजिए सिस्टम प्रोसेस या पाथ के ज़रिए होता हुआ और ये सिस्टम स्टेट 2 पर आ जाता है, तो ये स्टेट 2 लोकेट करने के लिए आपको V2 पता होना चाहिए और P2 पता होना चाहिए। तो सिस्टम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका स्टडी के लिए आपको उसकी कोई सी भी दो स्टेट का पता होना चाहिए या दो प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मार्क करते हुए आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकें। और पूर्ण रूप से सिस्टम की स्टेट को दर्शाने के लिए, सारी साम्यावस्थाओं को दर्शाने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तीन प्रॉपर्टीज़ का पता होना अनिवार्य है। तो ये प्रॉपर्टीज़, मान लीजिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में प्रदर्शित करने की जो इक्वेशन है, जो इनमें संबंध प्राप्त होता है, जिसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम फॉलो करता है, वही इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट गैस पर। परफेक्ट गैस को हम आइडल गैस भी बोलते हैं। आइडल गैस वे गैसेस होती हैं जो गैस लॉज को फॉलो करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए दोबारा। परफेक्ट गैस या आइडल गैस वे गैसेस होती हैं जो गैसेस लॉ को फॉलो करती है। अब देखिए, गैसेस लॉ क्या होते हैं? गैसेस लॉ बेसिकली चार होते हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ और अवोगाद्रो लॉ। सिलेबस में आपके सिर्फ पूरे गैस लॉज नहीं हैं, केवल बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का विवरण है, केवल वही दिए गए हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, परफेक्ट गैस के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता में कोई भी गैस परफेक्ट गैस नहीं है। जितनी भी जो गैसेज है, चाहे आप हाइड्रोजन की बात करें, आप नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन, CO2, एयर, सारी की सारी ये जो गैसेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडल गैस के समकक्ष व्यवहार करती हैं। परफेक्ट गैस की तरह नहीं, बिल्कुल 100% आइडल गैस की तरह नहीं, उसके समकक्ष, यानी कि उसकी तरह कुछ हद तक, यानी काफ़ी हद तक उसकी तरह व्यवहार करती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर। लेकिन पूर्ण रूप से आइडल गैस, कोई भी जो रियल गैस है वो आइडल गैस को फॉलो नहीं करती है। कोई भी आइडल गैस वास्तविक में है नहीं। देखिए, आइडल गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आइडल गैस के समकक्ष का जो बिहेवियर हम पता लगाते हैं, वो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड, जो कि होता है PV/RT। यानी अगर कोई गैस आइडल गैस है तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसी भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पर अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो इट मीन्स वो आइडल गैस है। लेकिन जैसा मैंने आप बताया कि कोई भी गैस आइडल गैस नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी अलग चीज़ है, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब देखते हैं बॉयज़ लॉ। देखिए, बॉयज़ लॉ जो है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ आपका रिलेशन बताता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। यदि मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, उसमें गैस फील्ड है और उस गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इफ़ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ़ T इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन जो प्रेशर का वेरिएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी कि अगर आप गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम
कम हो जाएगा, और अगर गैस का प्रेशर लो होगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो गैस का वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि अगर मैथमेटिकल रूप में हम इसको दिखाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, या पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि जब हम इस वॉल्यूम को इधर लेके आएंगे और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट सी मिलेगा हमें। और डिफरेंट स्टेट के लिए अगर मान लीजिए सिस्टम 2 स्टेट से होकर गुजरता है या 3 स्टेट से, तो देखिए 2 स्टेट से तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2। और अगर उसमें सिस्टम में स्टेट 3 भी है तो इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 इज इक्वल टू PN सो ऑन। मतलब इस तरह से हम उसको रिलेशनशिप में मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान देना आप लोग कि वॉल्यूम जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो घट जाता है। सीधी सी बात है कि गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी प्रेशर बढ़ने पर, और जब प्रेशर रिलीज़ होगा तो एक्सपेंड होगी, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ प्रेशर जो गैस है वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर दोनों में रिलेशन बताता है। जब सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर, गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है, जबकि देयर इज़ नो चेंज इन प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो गैस का वॉल्यूम उसके तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे आप अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट। यानी कि इसको मैथमेटिकल रूप में देखिए, V अपॉन टी, यानी कि मान लीजिए V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू T। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा एक, इसको मान लेते हैं CT, या V अपॉन टी इज इक्वल टू सी। अगर हम स्टेट 1 2 की बात करेंगे तो वापस से इसको क्या लिख सकते हैं, V1T1 इज इक्वल टू V1, ये था V प्रोपोर्शनल टू T इफ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन V इज इक्वल टू CT। C क्या है, कांस्टेंट है, और V अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से स्टेट 1 और 2 के लिए क्या लिख देंगे, V1T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, ये देखिए स्लाइड में देख लीजिए, V1/T1 इज इक्वल टू, यहाँ से आया V प्रोपोर्शनल टू T एंड V इज इक्वल टू CT, या V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और स्टेट के लिए V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3 इज इक्वल टू सो ऑन VN/TN। और ये कब पॉसिबल होगा, इफ़ प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ये चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट आ जाइए जूल्स लॉ। देखिए जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ, इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी कि जो गैस की इंटरनल एनर्जी है आइडल गैस की, वो उसके तापमान पर निर्भर करती है, किसी और अन्य पैरामीटर पर निर्भर नहीं करती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए अब इसका रीज़न देखिए कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो एक्चुअल गैसेज हैं, देखिए आइडल गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, एक्चुअल गैसेज जो है एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एक्चुअल गैसेज की इंटरनल एनर्जी को किन्हीं दो स्टेट के लिए कम फाइंड किया गया, यानी कि U1 और U2। एक्चुअल गैसेस की इंटरनल एनर्जी को फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, जबकि उनका सिस्टम का जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो क्या है, वो सेम है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये देखा गया कि ये जो डिफरेंस है U1 - U2 या U2 - U1, ये डिफरेंस नील प्राप्त होता है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया। तो इससे हमने क्या लिखा, डेल्टा U इज इक्वल टू 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि तापमान स्थिर था एक्चुअल गैसेस के लिए। अब यहाँ पर ये आती है कि जो एक्चुअल गैसेज है, एक्चुअल गैसेज आइडल गैस को फॉलो करती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हम एक बात करते हैं तो वहाँ पर तापमान को हम नियत मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर चूँकि एक्चुअल गैसेस के लिए ये बात सिद्ध हुई कि डेल्टा U 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर।
तो फंक्शन ऑफ जो इंटरनल एनर्जी वो किसका फंक्शन हो गई, टेम्परेचर का। अब एक्चुअल गैसेस आइडल गैस को फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए ये बात आइडल गैस के लिए और परफेक्ट गैस के लिए भी सत्य सिद्ध होगी कि द इंटरनल एनर्जी जो है केवल और केवल फंक्शन का टेम्परेचर होगी। इस आधार पर ये जो जूल साइंटिस्ट थे उन्होंने नियम दिया जिसे हम जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये इंटरनल एनर्जी केवल सिस्टम के तापमान पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ पर आइडल गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस या आइडल गैस, यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है आइडल गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिस्टम माना है जिसमें कुछ मात्रा में गैस भरी हुई है, सपोज कीजिए एम मात्रा में गैस भरी हुई है। अब देखिए सिस्टम जो है वो स्टेट 1 पर है इनिशियली, और इसको स्टेट 2 पर लेके आया गया किसी प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए ये जो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आया है, अब ये पाथ ए के ज़रिए भी आ सकता है, आपके सामने फिगर में दिखाई दे रहा होगा आपको कि सिस्टम 1 से और 2 पर ये पाथ ए के ज़रिए भी आ सकता है, बी के ज़रिए भी आ सकता है, सी के ज़रिए भी आ सकता है। तो इनका जो सिलेक्शन ऑफ पाथ है वो किस पर डिपेंड करता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम सिस्टम 1 को सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पर किस पाथ के द्वारा लाया जाए। हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है ये उस पर डिपेंड करता है, और इसे हम किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए मानते हैं, अब फिगर 2 में देखिए आपकी सिस्टम 1 से 2 पर 1 से ए जो प्रोसेस जा रहा है इसके ज़रिए लाया गया और फिर ये ए से 2 पर आया, यानी कि 2 प्रोसेस के ज़रिए लाया गया। अब जो पहला जो प्रोसेस है 1 से ए तक, ये सेकंड वाले फिगर में देखिए, ये जो प्रोसेस है ये हम मानते हैं कि बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही बताया है कि ये जो है पूरा आइडल गैस ये परिकल्पना पर आधारित है। तो हमने यहाँ सिस्टम 1 से 2 पर जो पाथ जाने के लिए सेलेक्ट किया है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर हमने परिकल्पना करते हुए ये माना है कि ये 2 प्रोसेस के जरिए होकर गुजरता है 1 से 2 पर जाने के लिए। 1 से ए प्रोसेस, देखिए ए स्टेट ये बीच में है, ए स्टेट, ठीक है, स्मॉल ए। 1 से ए पर ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, और स्टेट ए से स्टेट 2 पर जाने के लिए ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ 1A प्रोसेस 1A के लिए क्या लिख देंगे, देखिए टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा T1 इज इक्वल टू TA। ठीक है, वो बॉयल्स लॉ में यही पढ़ाया भी हमें कि जब तापमान स्थिर रहे तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P यहाँ पर लिखेंगे हम P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो देखिए हमने यहीं पे लिखा है P1 V1 इज इक्वल टू PA VA, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, वो 2 नहीं है, वो A है, प्रोसेस 1A की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि P2 और PA बराबर है, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है चार्ल्स लॉ। क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एक 2A जो प्रोसेस है कि जब दाब स्थिर रहे, यानी कि P2 इज इक्वल टू PA, दाब स्थिर रहे तब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो P2 बराबर PA, तो हमने क्या किया यहाँ पर इक्वेशन 1 में PA की जगह P2 का मान रख दिया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, P1 V1, यहाँ देखिए इधर P1 V1 इज इक्वल टू P2 VA, PA की जगह PA रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से VA की वैल्यू निकाल लेंगे, वॉल्यूम VA, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, वॉल्यूम VA इज इक्वल टू P1/P2 इंटू V1। ठीक है, इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया। अब आ जाइए प्रोसेस ए से 2 के लिए, स्मॉल ए से 2 की तरफ जाने वाला प्रोसेस जो कि चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को। तो देखिए चार्ल्स लॉ के लिए हमने बताया जैसे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब देखिए यहाँ पर V1/T1 जो है वो इनिशियल स्टेट को डिनोट करता है और V2/T2 फाइनल स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, ए, इस प्रोसेस के लिए ये जो A से 2 प्रोसेस है जो चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसके लिए जो इनिशियल स्टेट है वो हमारी क्या है, A, और जो फाइनल स्टेट वो क्या है, 2। तो देखिए हमने यही लिखा है VA/TA, यहाँ देखिए इधर VA/TA इज इक्वल टू V2/T2। तो अब देखिए यहाँ पर TA इज इक्वल टू T1 है, ये पहले वाला जो प्रोसेस है 1 to A जो बॉयल्स वाला है, इसमें TA और T1, चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 इज इक्वल टू TA।
तो हम यहाँ का क्या करेंगे, जो T1 की जगह है इस इक्वेशन में, T1 की जगह TA की जगह T1 पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, VA इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू V2। ये देखिए ये वाली इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम TA की जगह T1 पुट कर देंगे और VA की वैल्यू निकाल लेंगे T1 अपॉन T2 इंटू V2। तो अब देखिए इक्वेशन 2 VA की वैल्यू है और इक्वेशन 3 में भी VA की वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे हम इनको इक्वल करते हैं तो देखिए P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 V2 अपॉन T2। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस में करेंगे, देखो P1 V1, हम वन जो स्टेट वन वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे, टू वाली को एक साइड, तो P1 V1 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 V1, यहाँ देखिए इधर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये देखिए इसमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इससे क्या सिद्ध होता है कि इसमें दो स्टेट हैं, इस सिस्टम के लिए हमने दो स्टेट मानी, तो उनके लिए ये जो रिलेशन है वो हमें प्राप्त हो गया। अगर हम इसमें तीन स्टेट मानते तो सिमिलरली इसके आगे और क्या आ जाता, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3। यहाँ ध्यान दीजिए दोबारा, इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 V4 अपॉन T4। अगर चार स्टेट होती, तो अगर हम n स्टेट माने तो n स्टेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन 3 इज इक्वल टू Tn Vn अपॉन Tn। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह से हम इसको लिख देंगे, और ये कॉन्स्टेंट को हम क्या लिख देंगे, R। यानी कि PV अपॉन T, इनका जो रेशो है इन वैल्यूज़ का, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ का इनका रेशो PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म प्राप्त होता है, जो कि हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए अगर ये गैस का मास अगर हम m मान ले, तो m से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m PV इज इक्वल टू MRT। अब देखिए यहाँ पर जो V है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम मास m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा, PV इज इक्वल टू MRT। देखिए ये जो अबव इक्वेशन है PV इज इक्वल टू MRT, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन कहलाती है। PV इज इक्वल टू MRT जो है ये इक्वेशन 4, यही हमारी क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। और यहाँ पर जो R है वो क्या कहलाता है, ये गैस कांस्टेंट कहलाता है। R जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, ये गैस कांस्टेंट कहलाता है, जो कि हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। और इस गैस कांस्टेंट को किस तरह से परिभाषित करते हैं, R बार अपॉन M। यानी कि जो गैस कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R बार जो है यहाँ पर वो क्या है, ये R बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय M जो कैपिटल है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है। यानी कि सपोज़ कीजिए अगर आपको एयर के लिए जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटल से प्राप्त होती है, एक्सपेरिमेंट से, और ये जो है हमें 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन मोल प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर एयर के लिए इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, R बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 है, और मोलिकुलर वेट ऑफ एयर। अब देखिए एयर का मोलिकुलर वेट कितना कैलकुलेट होके आता है, 28.92, अप्रॉक्स 29 भी इसको ले सकते हैं अपन कैलकुलेशन पर्पज से। तो ये R एयर की वैल्यू 0.287 आ जाती है। सिमिलरली R ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, R बार यानी 8.314 में ऑक्सीजन के मोलिकुलर वेट यानी 32 से डिवाइड कर देंगे। ऐसी RCO2 निकालने के लिए 8.314 R बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में CO2 का जो मोलिकुलर वेट है कितना है, 44 का डिवाइड कर देंगे तो 0.190 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT कैलकुलेट होती है, जो कि हमें गैस के जो नियम हैं, गैस लॉ, उनके द्वारा ही ये प्राप्त होती है। देखिए रिमेनिंग पोर्शन में कुछ टर्म्स हैं, जैसे देखिए मोल नंबर्स। तो मोल नंबर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भार बटा हुआ अणुभार, नंबर ऑफ मोल्स या मोल संख्या क्या कहते हैं, गैस का भार डिवाइड बाय उस गैस का अणुभार। तो देखिए गैस के भार को mg से डिनोट करेंगे हम, स्मॉल mg, m इज़ द मास ऑफ द गैस या सब्सटेंस, एंड मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M इज़ द मोलर मास ऑफ द गैस, एंड g इज़ द ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो mg डिवाइड बाय कैपिटल mg, तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से डिनोट करते हैं इसे, ये हो जाएगा
मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द गैस, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। नेक्स्ट देखिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ जैसे स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ा कि यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा एनर्जी की क्वांटिटी है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी दोनों नाम एक ही है, चाहे आप हीट कैपेसिटी बोलें या स्पेसिफिक हीट बोले, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट ये स्पेसिफिक हीट से अलग है। कैसे? देखिए जब स्पेसिफिक हीट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप मास को देखते हैं, जो सब्सटेंस है या गैस है जो उसके मास को देखते हैं। यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट में हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे जो कि स्मॉल है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था, ये क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हम मास नहीं, मोलर मास एन को कंसिडर करते हुए मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं। यानी यूनिट मोल के लिए, यूनिट मोल ऑफ गैस के लिए यूनिट डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक हीट क्वांटिटी या आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, दोबारा से, यूनिट मोल यूनिट मोलर मास के लिए यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो देखिए जैसे स्पेसिफिक हीट टू टाइप्स की होती है, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। तो सिमिलरली मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट भी दो टाइप की है, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए यूनिट मोलर मास, यानी कि इफ़ n इज इक्वल टू 1 मोलर मास एंड डेल्टा टी यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मोलर मास के लिए यूनिट डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यूनिट मोलर मास के लिए यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। देखिए जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है तो जो दी गई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है वो आपके डेल्टा एच के इक्वलेंट होती है, ठीक है, जनरली। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है उसको हम डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी के इक्वलेंट मानते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में ही होता है ओपन सिस्टम के केस में, जनरली फ्लो प्रोसेस के लिए। सिमिलरली ये देखिए दोबारा से कंपैरिजन दिखाया गया है कि ये नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पर ये नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट है Q डिवाइड बाय N डेल्टा टी, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, थर्मोडायनेमिक बेसिक कंसेप्ट। अब इन पर बेस्ड जो डिफरेंट फील्ड के जो न्यूमेरिकल है यूनिट 1 में, उन पे हम वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।